दोस्तों, फ़िलॉसफ़ी के छठे लेक्चर के साथ हाज़िर हूँ। पिछले 5 लेक्चर्स में हमने कुछ बातें कर ली थी फ़िलॉसफ़ी के हवाले से, थोड़ा-सा क्विकली रिवाइव कर लेते हैं इसलिए कि बहुत सी चीज़ें फिर स्ट्रीम में आ जाती हैं थॉट के और एक रॉ डेवलप हो जाती है। तो पहला लेक्चर जो था वो प्री सोक्रेटिक फ़िलॉसफ़र्स के हवाले से था। उसमें हमने एओनिक और फिथागोरस, इलियाटिक और एटॉमिस्ट फ़िलॉसफ़र्स की बात की थी। यानी वो फ़िलॉसफ़र्स थे जिन्होंने मटेरियलिज़्म की बात की थी और वो रिडक्शनिस्ट कहलाए थे। यानी उन्होंने या तो रियलिटी का कॉन्सेप्ट इस तरह से दिया था कि वो किसी एक रियलिटी के पीछे है, यानी रियलिटी इन वन का कॉन्सेप्ट था। जैसे हेराक्लिटस थे, पारामिडस थे, फिथागोरस थे, थेल्स ऑफ मिलेटस थे, एनेक्सिमेंडर थे, एनेक्सिमेंस थे, ज़ेनो थे। और दूसरी तरफ कुछ ऐसे भी प्री सोक्रेटिक फिलोसोफर थे जिन्होंने रियलिटी इन मैनी यानी कई उनसर से सच्चाई का कॉन्सेप्ट आ रहा था, उसकी बात की थी। एनेक्सिगोरास थे, एम्फिडोसील थे, डेमोक्रिटस थे। उसके बाद फिर हम दूसरे लेक्चर में जब आए तो हमने सोफिस्टिक फिलोसफर्स की बात कर ली थी, जिन्होंने हमें मोरल स्केप्टिसिज्म का कॉन्सेप्ट दिया था, जिन्होंने हमें निहिलिज्म का कॉन्सेप्ट दिया था। और इस सिलसिले में गॉर्जियस और प्रोटोग्रास की बात हो गई थी। उसके बाद फिर हम तीसरे हिस्से में आए तो हम लोगों ने बात कर ली थी सुकरात के दौर के हवाले से। यानी सुकरात की जो डायलेक्टिक फ़िलॉसफ़ी थी वो हमने देख ली थी। और फिर हमने प्लेटो की फॉर्म और आइडिया की बात कर ली थी। यानी हमने देख लिया था कि उन्होंने किस तरह से एब्सोल्यूट और रिलेटिव रियलिटी के हवाले से गुफ्तगू की थी, और उन्हें किस तरह से जो एक गुडनेस का कॉन्सेप्ट दिया था या नॉलेज की आइडियोलॉजी दी थी, या फिर कुछ पैराबल्स भी हमने देख लिए थे। पैराबल ऑफ केव की हमने बात की थी, और जो एक एनोलॉजी ऑफ विजन का कॉन्सेप्ट था वो देख लिया था। फिर हम चौथे लेक्चर में आए थे और हमने अब की बार प्लूटो के शागिर्द अरिस्टोटल की यानी अरस्तू की बात की थी। उन्होंने हमें थ्योरी ऑफ प्लेटो की बात जी अरस्तू अरस्तू ने हमें थ्योरी ऑफ कॉजेशन, पोटेंशियलिटी और एक्चुअलिटी का कॉन्सेप्ट पढ़ाया था। उन्होंने हमें यूडोमेनिया का कॉन्सेप्ट दिया था, बड़ा ब्रिलियंट कॉन्सेप्ट था। फिर पाँचवें लेक्चर में जब हम आए तो हम लोगों ने मिडिल एज की या मिडिवल दौर की बात की थी। यानी ये वो दौर था जो 5वीं सदी से शुरू हुआ था और 15वीं सदी के दरमियान था। क्योंकि ये पूरा दौर एक मजहबी दौर था, ये वेस्ट के अंदर चर्च की डोमिनेशन थी। तो बात यहाँ पर रिवलेशन की बात हुई, रीजंस की बात नहीं हुई। और फिर हमने इस दौरान ना सिर्फ इस पूरे दौर को समझा, बल्कि किसी हद तक समझा मैं कहूँगा, बल्कि हमने सेंट थॉमस और सेंट अगस्टिन को पढ़ लिया। सेंट थॉमस वो थे जिन्होंने प्लेटो की, और सेंट अगस्टिन वो थे जिन्होंने अरस्तू की फ़िलॉसफ़ी से फैज़ उठाया और उसको किसी हद तक क्रिश्चियनाइज़ किया, बड़ी हद तक क्रिश्चियनाइज़ कर दिया। यही वजह है कि 15वीं सदी के बाद जो फ़िलॉसफ़र्स आए उन्होंने पिछले 1000 साल के दौर की फ़िलॉसफ़ी के एतबार से डार्क एज काउंट किया, क्योंकि उन्होंने कहा कि ये इसमें रीज़न और लॉजिक की बात नहीं हुई है, इसमें रेवलेशन यानी रूहानियत की और मज़हबी फ़िक्र की बात हुई है, फ़ेथ की बात हुई है, जिसमें रीज़न्स आमतौर पर रीज़न का कोई रोल नहीं है। अच्छा, मुझे यूँ ख़्याल अभी भी आ गया कि क्यों ना हम इस 1000 साल के अरसे में मशरिक़ में क्या हुआ या बाद में भी क्या हुआ, उस पर भी एक तेज़ी से नज़र डाल लेते हैं, क्योंकि हमें समझ में आना चाहिए कि फ़िलॉसफ़ी की कोई भी फ़िक्र जो होती है, वो अपने समाज से जुड़ी हुई होती है। तो उस समाज को थोड़ा-सा देख लेना चाहिए। तो उस दौरान जो मज़हबी एक स्टेट हमारे यहाँ डेवलप हुई, यानी सिलसिला तो ज़ाहिर-सी बात है कि नबी करीम की पैदाइश से हुआ 570 से, और फिर 632 में उनकी रहलत हुई, और फिर आपको याद होगा खुलफ़ाए राशिदीन आए, 29 साल उनकी हुकूमत रही। फिर बनु उमैया आए, बनु उमैया की भी ये सारी इम्पीरियलिस्ट स्टेट्स थी। यानी ये खुलफाए राशिदीन हम उनका नाम बड़े एहतराम से लेते हैं, मगर असल में तो इम्पीरियलिज़्म था, बादशाहत चल रही थी। उसके बाद बनु उमैया आए, बनु उमैया के बाद वो दौर तो लगभग 100 बरस चला। उसके बाद फिर जो दौर आया वो अब्बासी इम्पीरियलिज़्म या अब्बासी दौर आया। अब्बासी दौर ख़िलाफ़त या अब्बासी स्टेट में एक गोल्डन एज का वक़्त आया, जिसको हम गोल्डन एज इसलिए कहते हैं क्योंकि उस दौरान ख़ासा इल्मी काम हुआ। और वो स्टेट आकर 1258 में ये जो अपने आए थे ना मंगोल जो आए थे, उन्होंने तोड़ दिया। मंगोल ने आके जो तारतारी घुस गए थे यहाँ पे, और उन्होंने आकर पूरे बगदाद को सब कुछ तबाह कर दिया। और फिर ज़ाहिर-सी बात है सल्तनत उस्मानिया बन गई, यानी पहले ममलूक आए और फ़ातिमीद आए और फिर सल्तनत उस्मानिया बनी, और फिर वो 1912 में टूटी, और फिर फर्स्ट वर्ल्ड वार, सेकंड वर्ल्ड वार, फिर तो करीब की बातें हमें सब याद ही हैं। तो यूँ ये सिलसिला
उधर बना। मगर जहाँ तक फ़िक्र की बात है, तो 2 तरह की बड़ी फ़िक्र उस गोल्डन एज में इस्लामिक स्टेट्स में डेवलप हुई और उसमें एक मुतज़ल्ला थे और एक अशरी फ़िक्र थी। म मुतज़ल्ला जो थे वो कुरान का या इस्लामिक जो फ़लसफ़ा था उसका वो मेटाफ़ोरिकल में इंटरप्रिटेशन करना चाहते थे और अशरी जो थे वो लिटरेरी बिल्कुल जो है जैसा है के तौर पर लेना चाहते थे। मुतज़ल्ला ने रोमन फ़लसफ़े को या ग्रीक फ़लसफ़े को अहमियत दी और उनकी ख़ासी तराजुम लिखे उनके और उनकी इंटरप्रिटेशन में मज़हब को भी देखने की कोशिश की और कमेंट्रीज़ लिखी और अशरी जो थे उन्होंने उनको रिजेक्ट किया। उन्होंने कहा कि मज़हब में जो फ़िक्र है वो लिटरेरी फ़िक्र है, इसमें किसी भी किस्म की कोई मेटाफोरिक की गुंजाइश नहीं है, यानी आप इसमें ग्रीक फ़िलॉसफ़ी को ऐड नहीं करें, इससे मज़हबी प्योर फ़िक्र जो कि वो ख़राब होगी। तो इस तरह से ये 2 बड़े फ़लसफ़े के रुख डेवलप हुए, फ़लसफ़ा कहें या मज़हबी फ़लसफ़े थे दोनों ही। दोनों मज़हबी थे, दोनों में कोई प्योर अलग बात नहीं थी, मगर ये कि बहरहाल तो इन दोनों का आपस में टकराव हुआ और यूँ यहाँ पर एक चीज़ डेवलप हुई। अच्छा, अब ज़ाहिर-सी बात है कि इस बात को बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए कि जो मुतज़ल्ला थे वो ज़्यादा फैसिलिटीज़ पे ज़्यादा मैं कहूँगा कि जो ब्रांचेस थी उन पर काम किया उन्होंने और कई एक बड़े नाम आए, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अल-किंदी का जब हम ज़िक्र करते हैं, तो अल-किंदी ने यूनानी फ़लसफ़े को के अरबी तराजुम किए थे और उन्हें जलाया गया था। उन पर बहुत मसाइल आए थे, उस ज़माने की जो रूलिंग क्लास थी उनकी तरफ से। या अल-राज़ी जो थे, जिनका हम ज़िक्र बहुत एहतराम से करते हैं, अल-राज़ी ने की जो किताबें थी वो हेरेटिक यानी कुफ़्र के ज़ुमरे में आई। उनकी किताब ज़िया-उल-नबूत जो थी, उसमें मज़हबी फ़िक्र को उन्होंने चैलेंज किया था और वो भी हुक्मरानों के अताब में रहे, उन पर भी बड़े ज़ुल्म हुए। इसी तरह अल-फ़ाराबी जो थे ये सारे फ़िलॉसफ़र्स बिल्कुल सेंट ऑगस्टीन और मैं किसी हद तक आप उन्हें कंपेयर कर सकते हैं क्योंकि उन्होंने भी क्रिश्चियनाइज़ किया था। इन्होंने इस्लामिक फ़लसफ़े को बहरहाल जोड़ने की कोशिश की, जो एक बहुत बड़ा हुनर था, ये भी कोई छोटी बात नहीं थी। उन्होंने ना सिर्फ़ अल-फ़ाराबी ने अरस्तू की फ़िक्र पर बल्कि प्लेटो और बुख़ारात वग़ैरह पर भी काम किया। इस्लामी दुनिया में उन्हें मुतारुफ़ कराया। अल-फ़ाराबी ने अम, को का बहरहाल इतना बड़ा नाम था, उनको रेनेसांस मैन कहा गया मग़रिब में। अबू अली सीना जो थे, उन्होंने अरस्तू की फ़िक्र से फ़ैज़ उठाया, उन्होंने फ्लोटिंग मैन का कॉन्सेप्ट दिया, उन्होंने किताबुल नफ्स लिखी, मगर उन्होंने भी रूह को जिस्म से अलग बयान किया। यानी एक कदम और बिल्कुल जैसे मज़हबी फ़िक्र होती है और उन्होंने एक कदम और आगे बढ़ाया और उन्होंने एसेंस और एक्ज़िस्टेंस का जो कॉन्सेप्ट आ रहा था उनके पास प्लेटो की तरफ से, तो प्लेटो ने और अरस्तू ने तो और तरह से उसको मर्ज किया था, फ़िलॉसफ़िकल अंदाज़ में मर्ज किया था। उन्होंने खुदा का मज़हबी तसव्वुर दिया अबू अली सीना ने और एसेंस और एक्ज़िस्टेंस को आपस में जोड़ दिया। तो इस तरह से एक मुतज़ल्ला फ़िक्र आपको नज़र आती है, मगर एक बड़ी फ़िक्र है, यानी उन्होंने ग्रीक फ़िलॉसफ़ी के बैकग्राउंड में, उसके पस मंज़र में मज़हबी फ़िक्र को समझने की कोशिश की और अपनी इंटरप्रिटेशन दी और बड़े जेनरसली उन तमाम जो अफ़कार थे यूनानी अफ़कार थे, उनके तराजुम किए। लेकिन दूसरी तरफ जो अशरी थे, वो लिटरेरी मीनिंग्स चाहते थे, तो उसमें हमें जो बड़ा नाम नज़र आता है, वो इमाम ग़ज़ाली का है। इमाम ग़ज़ाली ने बहुत ही सख्त तनक़ीद की। उनकी किताब आई थी इनकोहेरेंस ऑफ फ़िलॉसफ़ी। उन्होंने उसमें सख्त तनक़ीद की यूनानी अफ़कार की। उन्होंने ना सिर्फ़ प्लेटो, अरस्तू और सुक़रात के ऊपर तनक़ीद की, बल्कि अपने दौर के भी जो लोग थे, जो इस पर काम कर रहे थे, यानी मुतज़ल्ला ग्रुप जो था, उन पर तनक़ीद की। तो इस तरह से ये शक्ल इस तरह से बनती चली गई और उन्हीं के दौर में इब्नुल रुश्द भी आए थे। इब्नुल रुश्द जो थे, वो बहुत बड़े आदमी थे। उन्होंने बड़ी कीमती कमेंट्रीज़ लिखी, मग़रिब में दी कमेंटेटर कहलाए। उन्होंने जो रोमन फ़लसफ़े पे काम किया, ना सिर्फ़ रोमन फ़लसफ़े बल्कि मैं कहूँगा मेडिसिन पे, साइकोलॉजी पर, मैथमेटिक्स पे, एस्ट्रोनॉमी पे, उन्होंने इमाम ग़ज़ाली पर तनक़ीद की और उन्होंने जो काम किया उसको फिर 15वीं सदी के बाद जो कुछ भी ट्रांसलेट होकर आया रोमन फ़लसफ़ा अरबिक फ़ॉर्म में, वो बाद में मग़रिब में दोबारा ट्रांसलेट हुआ। तो इस तरह से इब्नुल रुश्द जैसे लोग, अल-किंदी जैसे लोग जो थे, उन्होंने रोमन फ़लसफ़े को जिस ज़माने में मग़रिब में ये काम नहीं हो रहा था, उन्होंने इसको दोबारा से बाईपास का काम किया और मग़रिब में पहुँचा दिया 15वीं सदी में। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं इन शॉर्ट फ़ॉर्म कि मग़रिब में
रीज़न और लॉजिक रोमन फ़लसफ़े के इस रूट से आने की वजह से डेवलप होती चली गई। हमारे यहाँ अलबत्ता क्या हुआ, जो मशरिक़ में ये हुआ कि इमाम ग़ज़ाली की मूवमेंट की वजह से या अशरी मूवमेंट की वजह से जो बाद में फ़िलॉसफ़र्स पैदा हुए, यानी इब्न तैमिया आए, सैयद कुतुब आए, मौलाना मौदूदी आए, इवन मोहम्मद इक़बाल आए, अल्लामा इक़बाल जैसे फ़िलॉसफ़र्स पैदा हुए, तो इन्होंने उसी जो रूहानियत जो है उसको ही मरकज़ रखा और उन्होंने मशरिक़ में जो है रेवोल्यूशन को ही, यानी रूहानियत को ही फैलने का किस्म डेवलप कर दी। तो नज़रिया जो है वो पूरा मज़हबी डेवलप होता चला गया। आम से लेके ख़ास फ़िक्र, तमाम जो कुछ भी हमें दानिश्वर मिले वो सब मज़हबी फ़िक्र की बात करते रहे। ना तो मग़रबी फ़लसफ़ा तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि बस प्योर फ़लसफ़ा मौजूद था जो ग्रीस से आया था, मगर हमारे पास कोई प्योर फ़लसफ़ा इस दौरान नहीं लिखा गया जिसका ताल्लुक़ मज़हब से नहीं हो। हमारे यहाँ हर चीज़ को मज़हब की रोशनी से देखा गया और आज तक देखा जा रहा है। नतीजा ये हुआ कि हमारी सिंध जो है वो गैर फ़लसफ़ी डेवलप हुई। हमारे पास फ़िलॉसफ़ी नहीं, हमारे पास फ़िलॉसफ़िकल माइंड नहीं पैदा हुआ। वो दिमाग के अंदर वो जो एक ब्रेन में सेंटर होता है फ़िलॉसफ़ी का, वो जनरेट ही नहीं हो सका। हम घूम फिर कर हमेशा मज़हब की नज़र से देखते हैं और उसी रेवोल्यूशन में, उसी रूहानियत में फँसे हुए। जबकि मग़रिब ने 15वीं सदी के बाद एक नए दौर में चले गए और उन्होंने उसको मॉडर्न एज का नाम दिया। ये फ़लसफ़े का मॉडर्न एज था। अब इस पर हम कुछ बात कर लेते हैं कि मग़रिब में क्या तब्दीलियाँ आईं, इसको हम इस वाले लेक्चर में ख़ास तौर पे देख लेंगे कि इस दौर में इस स्टेट में चर्च की जो अहमियत थी वो कम होती चली गई। जैसा कि मैंने पहले कहा, क्योंकि पूरा का पूरा दौर चेंज हो रहा था 15वीं सदी के बाद से, ख़ुसूसन मग़रिब में, कि वहाँ पर जो एक एरिस्टोक्रेसी का दौर था वो ख़त्म हो रहा था और नेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट आ रहा था। यानी सोशल, कल्चरल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल हर चीज़ में एक तब्दीली आ रही थी। बड़े-बड़े इनक़लाबात मग़रिब में हमें उस दौर में नज़र आते हैं। हमें वहाँ ये अपने जो फ्रांस का रेवोल्यूशन नज़र आता है, अमेरिका का इनक़लाब नज़र आता है, अमेरिकन रेवोल्यूशन आया, फिर डेमोक्रेसी आई। डेमोक्रेसी जो थी 15वीं सदी के बाद, वो बिल्कुल ग्रीक डेमोक्रेसी वाला तजुर्बा हुआ। मज़हबी या जो थेलोगिन, जैसे कि मैंने अभी कहा, सोच जो थी उसकी जगह रैशनल सोच ने ले ली। साइंस और फ़िलॉसफ़िकल जो फ़िक्र थी वो इमर्ज होती चली गई। ह्यूमन राइट्स का कॉन्सेप्ट आया 15वीं सदी के बाद मग़रिब में। इंडिविजुअल फ्रीडम का, यानी शख़्सी आज़ादी का, स्पीच की आज़ादी का, यानी रिस्ट्रिक्शंस आप नहीं लगा सकते मेरी बात करने पर या मेरे इज़हार के ऊपर, मेरे ख़यालात पर। जिसे कहते हैं ना वैल्यू ऑफ एन इंडिविजुअल, एक इंसान की क्या वैल्यू है, ह्यूमनिज़्म का कॉन्सेप्ट आया। तो इस तरह के कॉन्सेप्ट डेवलप हुए। फ्री थिंकिंग ह्यूमन राइट है, क्रिटिकल थिंकिंग, रैशनल थिंकिंग, एक पूरी तरह से एक साइंटिफिक, मैं कहूँगा, टेम्परामेंट डेवलप होता चला गया। ये सब कुछ रेनेसांस में हुआ और ये रेनेसांस का दौर जो है ये मिड 14th और अर्ली 15th सेंचुरी से शुरू हुआ और अर्ली 17 और मिड 17th सेंचुरी तक के जो 200 साल है ना, ये बड़े अहम हैं रेनेसांस के हवाले से। हमें नहीं भूलना चाहिए कि रेनेसांस एक फ़्रांसीसी ज़बान का लफ्ज़ है और इसका मतलब ही जो है वो रीबर्थ है। यानी इस अहद में रैशनल और क्रिटिकल थिंकिंग की रीबर्थ हुई। जो ग्रीक प्योर फ़िलॉसफ़ी थी उसकी दोबारा से बर्थ हुई। यानी इस दौर में जो कुछ भी पिछले 1000 साल में सेंट थॉमस, सेंट ऑगस्टीन ने लिखा था, उसके ऊपर सख्त तनक़ीद हुई और उस पर उसको चैलेंज किया गया और अरस्तू की जो प्योर फ़िक्र थी, उसको जो है दोबारा से एक्सक्यूज़ मी, रिवाइव किया गया। रेनेसांस के दौर में यूरोप में आर्ट, फ़िलॉसफ़ी तो है ही, हिस्ट्री और लिटरेचर पर और पेंटिंग पर ख़ुसूसन इनक़लाबी तब्दीली आई। पूरा का पूरा वो जो है रिलीजियस डॉगमा जो था उसमें से वो आज़ाद हुआ, वो मिथ की पूरी क़ैद से निकल गया और सबसे बड़ी बात जो हुई वो ये हुई कि जो डेथ की जो सफ़रिंग है, जो रिलीजियस फ़िक्र होती है वो आपको मौत के हवाले से फ़िक्र देती है, मरने के बाद क्या होगा। तो एक उसमें पेसिमिस्टिक थिंकिंग का सारा मामला होता है, एक और रुख हो जाता है जिसके अंदर ज़िंदगी की ग्लोरेंस नहीं होती। लेकिन 15वीं सदी के बाद मग़रिब में लाइफ की जो ग्लोरेंस है, उस पर बात हुई। अच्छा, बिल्कुल ऐसी बॉडी का जो कॉन्सेप्ट है, जो मज़हब की तरफ से आता है, वो सिन का कॉन्सेप्ट है, क्योंकि दुनिया की इब्तिदाई या दुनिया की जो पैदाइश हुई खुदा की तरह कॉन्सेप्ट में, उसमें वो एक सिन था, बदन का मिलाप और आदम और हव्वा का। तो यहाँ जो 15वीं सदी के बाद आया, उसमें बदन की खूबसूरती की या बॉडी की खूबसूरती की बात हुई। उसमें उसमें एक पॉज़िटिव इमेज डेवलप हुआ और एक रोमांसिज़्म की बात आती चली गई। तो एक लाइफ
की ग्लोरेंस नज़र आती है हमें, पेसिमिज़्म नहीं नज़र आता, ऑप्टिमिज़्म नज़र आता है। इस दौर में कई एक साइंटिफिक इजादात भी हुई, प्रिंटिंग प्रेस बना, गन पाउडर भी बना, और फिर सबसे बड़ी जो तब्दीली आई वो साइंटिफिक तब्दीली आई। खुसूसन हम जब कोपरनिकस को देखते हैं तो उन्होंने जो यूनिवर्स का जो एक सेंट्रिक हेलिसेंट्रिक हेलिसेंट्रिक व्यू जो था उसको पेश किया। जो मिडिल दौर में जो एक पूरा का पूरा एक एग्जिस्टिंग पैराडाइम था, उसको उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने कहा कि ज़मीन जो है वो कायनात का मरकज़ नहीं है, सूरज कायनात का मरकज़ है, ज़मीन खुद भी सूरज के इर्द गिर्द घूम रही है, चांद ज़मीन के इर्द घूम रहा है। तो एक पूरा अलग कॉन्सेप्ट था जिसने एक बार फिर मजहबी फिक्र को झटका दे दिया। फिर उसके बाद केपलर आए, तो केपलर ने उसी दौरान इस कॉन्सेप्ट की जो कोपरनिकस ने दिया था उसकी एक मैथमेटिकल इंटरप्रिटेशन दी। तो ये दो बातें हुई, और फिर साथ ही गैलीलियो नज़र आते हैं। गैलीलियो ने इसी दौर में साइंटिफिक एविडेंस देकर इम्पीरियल जो एम्पिरिकल जो एक पूरी की पूरी ऑब्जर्वेशन थी जो कोपरनिकस से आ रही थी, और जो मैथमेटिकल इंटरप्रिटेशन थी जो केपलर से आ रही थी, उनको मर्ज करके ये पूरा का पूरा एक साइंटिफिक आउटलुक दे दिया, दूरबीन बना दी, और जो स्कोप बना दिए सारे देखने के। तो जो बिलीफ था और जो फेथ था उस पर खासा क्रैक्स आ गए, क्योंकि एक बिल्कुल अलग कॉन्सेप्ट आ गया और प्रूफ के साथ आ गया। फिर उसके बाद न्यूटन आ गए। न्यूटन ने तो ग्रेविटेशनल प्रिंसिपल्स दे दिए, उन्होंने तो साइंसी दुनिया में एक इनकलाब ले आए। तो अच्छा, और भी कुछ तब्दीलियाँ आई। फॉर एग्जांपल कंपास जो था उसके अंदर खासी इम्प्रूवमेंट हुई, और वो नेविगेशन के लिए इस्तेमाल हुआ। जब वो नेविगेशन का इस्तेमाल हुआ तो फिर कोलंबस ने एक नई दुनिया दरियाफ्त कर दी, जिसको आप आज नॉर्थ अमेरिका कहते हैं। बिल्कुल इसी तरह फॉर ईस्ट और इंडिया वगैरह के रूट्स डिस्कवर हुए समंदरों में, और फिर नई दुनिया, नए इलाके और नए तजुर्बात और नए मज़ाहिब और नई आइडियोलॉजीज़, सब हर चीज़ से एक एक रिचनेस तो आई थिंकिंग के अंदर। अच्छा, मॉडर्न लूथर किंग का हम नहीं भूल सकते। उन्होंने कैथोलिक चर्च को चैलेंज किया, उन्होंने प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन कर दी, और प्लूटनिज्म का जो कॉन्सेप्ट था उसको रीइंट्रोड्यूस कर दिया। साइंस और ह्यूमनिज्म और जो भी हम स्केप्टिसिज्म जिसको हम कहते हैं, उसके अंदर एक एक नया पूरा का पूरा एक राइज मिला, मैं कहूँगा। अच्छा, लेकिन दूसरी तरफ जो अथॉरिटी थी, या दूसरी तरफ जो ट्रेडिशंस थी, या दूसरी तरफ जो एब्सोल्यूटिज्म था या कलेक्टिविज्म था, उस पर एक क्रिटिकल अप्रोच डेवलप हुई। इन जनरल हुआ क्या, इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि स्टेट का जो था वो पावर जो था वो बढ़ गया, और स्टेट ने चर्च के पावर को कंट्रोल कर लिया। और जब उसको कंट्रोल कर लिया और स्टेट के नीचे चर्च आ गया, तो फिर स्टेट्स जो थी मगरिब की वो सेकुलर होती चली गई। सेकुलर तर्ज की स्टेट का मतलब ये था कि साहब तमाम मज़ाहिब के लोग, तमाम जो मुख्तलिफ ट्रेडिशन के लोग हैं वो स्टेट पावर के अंदर रहेंगे। चर्च फैसला नहीं करेगा, स्टेट फैसला करेगा, और सब लोग बराबरी से रहेंगे और सबको इक्वल राइट्स मिलेंगे। फेथ का ताल्लुक जो है वो कंट्रोलिंग बॉडी नहीं होगी। तो उससे एक बैलेंस सोसाइटी डेवलप हो गई, एक सेकुलर सोसाइटी डेवलप हो गई, और मगरिब में जो है वो रीज़न जो है वो अथॉरिटी बन गया, और हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली जो है वो रेवोल्यूशन जो है वो अथॉरिटी बन गया, और वो अभी तक बना हुआ है, और जिसकी वजह से हमारे यहाँ फ़िक्र डेवलप नहीं हो सकी। एक जो जेन्युइन क्रिटिकल थिंकिंग है वो डेवलप नहीं हुई, क्योंकि ब्रेन में सेंटर ही वो डेवलप नहीं हो पाया। एनीवे, इस दौर में जैसा कि मैंने पहले कहा कि वो ग्रीक फ़िलॉसफ़ी जो थी उसके ओरिजिनल टेक्स्ट को पढ़ाया गया। सेंट थॉमस और सेंट ऑगस्टिन के टेक्स्ट को नहीं पढ़ाया गया, मज़हबी टेक्स्ट को नहीं पढ़ाया गया। 15वीं सदी के बाद से उस पे क्रिटिसिज़्म हुआ। अच्छा, अब हम थोड़ी-सी बात फ़लसफ़े की दुनिया की कर लेते हैं, क्योंकि अब हमारा मौज़ू फ़लसफ़ा था और हम दूसरी तरफ निकल गए। फ़लसफ़े की दुनिया में हमें 2 मुख्तलिफ़, ये बहुत अहम बात है, क्योंकि यहाँ से हमें बिल्कुल क्लियर हो जाएगी बात, और फिर हम आगे जब फ़िलॉसफ़ी डिस्कस करेंगे, तो हम बिल्कुल क्लियर रहेंगे, कन्फ्यूज़ नहीं हो पाएँगे। फ़लसफ़े की दुनिया में हमें 2 मुख्तलिफ़ स्ट्रीम्स यहाँ से डेवलप होती हुई दिखाई देती है। यानी एक तरफ हमें रेशनलिज़्म नज़र आता है, और एक तरफ हमें एम्पिरिसिज़्म नज़र आता है। अच्छा, इसको हम समझ लेते हैं एक बार और शुरू से। देखिए, जब हम ग्रीक फ़िलॉसफ़ी की बात कर रहे थे, तो वहाँ पर जो बात हो रही थी वो मेटाफ़िज़िक्स की बात हो रही थी, वहाँ रियलिटी की बात कर रहे थे, वहाँ ओंटोलॉजी की बात कर रहे थे। आप पिछले लेक्चर्स देख लीजिए, पहले और दूसरे लेक्चर को ख़ास तौर पे। उसके बाद फिर हम आए मिडिवल दौर में, तो मिडिवल दौर में हमने यानी प्लेटो और अरस्तू के बाद जब हम मिडिवल दौर में आते हैं 5वीं से 15वीं में, तो हमने फिर स्कोलास्टिक फ़िलॉसफ़ी की बात की थी। वो भी आप देख लीजिएगा, जो हमने मिडिवल दौर में बात की थी। स्कोलास्टिक फ़िलॉसफ़ी के अंदर मज़हबी और वो दोनों आपस में मर्ज हो गए थे। फिर उसके बाद अब हम 15वीं सदी में आ रहे हैं, यानी ये वो दौर है जिसमें हम रेशनलिज़्म की बात करेंगे और एम्पिरिसिस्ट फ़िलॉसफ़ी की बात करेंगे। बिल्कुल ऐसी
फिर जब बात आगे बढ़ेगी तो ज़ाहिर बात है 21वीं सदी में जब बात आएगी तो हम यकीनन पोस्ट मॉडर्निज़्म की बात करेंगे और लिंग्विस्टिक फ़िलॉसफ़ी की बात करेंगे, जो कि आज के दौर की बात है। आजकल हम लिंग्विस्टिक फ़िलॉसफ़ी पे बात करते हैं। तो 15वीं सदी से लेकर 5वीं सदी सॉरी 15वीं सदी से लेकर जो जो मामलात आगे बढ़े, जो दौर आया रेनेसांस का, जिसकी इब्तिदा इटली में हुई थी और जिसने देखते-देखते पूरे यूरोप और पूरे बरतानिया और हर तरफ फैलता चला गया। तो उस पूरे जो नए कल्चर ने, जो साइंस का और जो फ़लसफ़े का और जो आर्ट का और जो पेंटिंग का और हर चीज़ का जो नया कल्चर डेवलप हुआ, उसमें हमें 2 मेजर स्ट्रीम्स नज़र आती हैं। एक है रैशनलिस्ट यूरोपियन फ़िलॉसफ़र्स नज़र आते हैं, यानी उनका ताल्लुक ज़्यादातर जर्मनी और फ्रांस से है। उनमें हमें रेने डेकार्ट जो फ़ादर ऑफ़ फ़िलॉसफ़र हैं वो नज़र आते हैं, फ़ादर ऑफ़ फ़िलॉसफ़र, और दूसरे हमें स्पिनोज़ा और तीसरे हमें लेबनीज़ मिलते हैं। ये 3 बड़े नाम हैं जो इब्तिदा में हैं 15वीं सदी में के बाद। रेने डेकार्ट, स्पिनोज़ा और लेबनीज़, और इन्हीं का फ़िक्री सिलसिला जो है वो आगे जाता है और फिर अगली सदियों में हमें हेगल मिलते हैं, ये भी रेशनलिस्ट थे, शेलिंग मिलते हैं, कार्ल मार्क्स मिलते हैं, शोपेनहेगर मिलते हैं, नीत्शे मिलते हैं। ये सारे के सारे फ़िलॉसफ़र्स जो है रेशनलिस्ट फ़िलॉसफ़र्स थे। इनका सिलसिला रेने डेकार्ट, स्पिनोज़ा और ये जो लेबनीज़ थे, इनसे ही मिलता है। आगे जाकर यही फ़िलॉसफ़र हमें, जब हम 20वीं सदी में आते हैं, तो हमें एडमंड हसलर मिलते हैं, या हमें जीन पॉल सार्तर मिलते हैं, या फिर हमें ये जो है अपने एल्बर्ट कामो, ये सब लोग मिलते हैं जो 20वीं सदी में। तो ये पूरा एक रेशनलिस्ट फ़िलॉसफ़ी का सिलसिला है जो यूरोपियन फ़िलॉसफ़र्स का है, जो ज़्यादातर यूरोपियन, जर्मनी और फ्रांसीसी फ़िलॉसफ़र्स मिलते हैं। इनके पास सोचने का अंदाज़ हमें, जो आगे जाकर जिसको हम फ़िनोमेनोलॉजी और एग्जिस्टेंशलिज़्म वगैरह कहते हैं, ये सारा फ़लसफ़ा जो पीछे से आ रहा है, ये रेशनलिज़्म फ़लसफ़ा जो है, इसके अंदर लॉजिक और रीज़न इम्पोर्टेंट है। ठीक है? इसमें जो जो सोचने का अंदाज़ है, वो सारा का सारा जो है वो डिडक्टिव थिंकिंग का है और वो सर्टेनिटी का है। ये अंदाज़ फ़िक्र है। इसके अंदर सोर्स ऑफ नॉलेज जो है वो लॉजिक से और रीज़न से आएगा। अच्छा, दूसरी जो एक पूरी रॉ है वो हमें ब्रिटिश फ़िलॉसफ़र्स की मिलती है। ये जो है ये इम्प्रेसिस्ट फ़िलॉसफ़र्स कहलाए। इम्प्रेसिस्ट फ़िलॉसफ़र्स जो हैं उसके अंदर हमको कई बड़े नाम नज़र आते हैं, जिसके अंदर फ्रांसिस बैकन हैं, थॉमस हॉब्स हैं, जॉन लॉक हैं, डेविड होम्स हैं, जॉर्ज बर्कले है। इनके पास से सोर्स ऑफ नॉलेज जो है वो एक्सपीरियंस है। ठीक है? ये एक्सपीरियंस को फ़ोकस करते हैं। रेशनलिस्ट जो हैं वो लॉजिक को, रीज़न को फ़ोकस करते हैं। इनके पास से जो बाद में बात सामने आई, 20वीं सदी तक आते-आते, वो पॉज़िटिव लॉजिकल एम्पिरिसिज़्म का कॉन्सेप्ट मिला हमें, एनालिटिकल फ़िलॉसफ़ी मिली, जो व्हिच इज़ बेस्ड ऑन ऑन ओनली एक्सपीरियंस। यानी हमें यहाँ पर डिडक्टिव थिंकिंग नहीं मिलती है जैसे रेशनलिज्म मिलती है, यहाँ पे हमें इंडक्टिव थिंकिंग मिलती है। वहाँ पर हमें सर्टेनिटी मिलती है थिंकिंग के आखिर में, यहाँ पर हमें प्रोबेबिलिटी मिलती है। ये दो मेजर डिफरेंसेस हैं दोनों में। एक तरफ एम्पिरिसिज्म की थिंकिंग है और एक तरफ रेशनलिज्म की थिंकिंग है। एक तरफ यूरोपियंस मिल रहे हैं रेशनलिज्म के अंदर, और एक तरफ हमें ब्रिटिश फिलोसफर्स मिलते हैं। इन दोनों में जो बाइफर्केशन हुई, इसमें एक नुक्ता ऐसा है जहाँ पर आकर हमें दोनों फिलॉसफीज़ मिलते भी नज़र आती है। वो है जहाँ पर हमें इमैनुअल कांट मिलता है। इमैनुअल कांट जो है वो एम्पिरिसिज्म के ऊपर भी सोच रहा है, उस पर भी तनकीद कर रहा है, और वो रेशनलिज्म पर भी सोच रहा है और उस पर भी तनकीद कर रहा है। तो ये एक मर्जिंग पॉइंट है इमैनुअल कांट का, जिसको हमें नहीं भूलना चाहिए, जो एम्पिरिस्टिक फिलॉसफी और रेशनलिस्ट फिलॉसफी का के दरमियान हमें एक जगह मिलती है। तो हम उनको भी डिस्कस कर लेंगे कि वो क्या बात थी। यही वो फिलॉसफीज़ थी जिन्होंने आगे जाकर जो है हमें 17वीं-18वीं सदी में जाकर, जब ये सिलसिला आगे बढ़ा, तो हम एक एनलाइटनमेंट के दौर में आए, और फिर हमें मुख्तलिफ़ किस्म की लीगल और मुख्तलिफ़ किस्म की पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल थ्योरीज़ डेवलप होती नज़र आई। जैसे कि ये सारा कैपिटलिज़्म मिल जाता है, या कम्युनिज़्म मिल जाता है, या जो कुछ भी हमें सारी सारी जो एक पूरा का पूरा स्ट्रक्चर नज़र आता है। इससे तमाम फिलॉसफीज़ जो डेवलप होती हैं इकोनॉमिकल, यानी सब ब्रांचेस जो डेवलप होती चली जाती है, मोरल फिलॉसफी है, या इकोनॉमिकल फिलॉसफी है, या पॉलिटिकल फिलॉसफी है, या सोशल फिलॉसफी है, ये तमाम फिलॉसफीज़ जो हैं, ये इसी तरह से 15वीं सदी के बाद से रूट बनी, और उसके ऊपर मगरबी माशरा जो है वो कायम व दायम हुआ। अच्छा, ये बात तो हो गई। अब ज़रा-सा हम आगे और कुछ कर लेते हैं, थोड़ा-सा और देख लेते हैं कि साइंटिफिक जो टेम्परामेंट डेवलप हुआ मग़रिब में, उसका मतलब क्या था? उसका मतलब ज़ाहिर-सी बात है ये है कि जब एक साइंटिफिक सोसाइटी होगी, तो वो
वो एक थॉरली इंटेरोगेशन बेस्ड होगी ना, उसके अंदर फेथ का तो मसला ही नहीं रहा। उसमें तो 2 ही एलिमेंट हैं, या तो एम्पिरिकल एलिमेंट है यानी एक्सपीरियंस से बात होगी, या फिर लॉजिकल एलिमेंट है यानी रीजंस पर, रेशनलिज्म पर बात होगी। तो इसके अलावा कोई तीसरा रास्ता था भी नहीं। इसलिए रेशनलिज्म के लिए इनेट स्ट्रक्चर जो है वो रीज़न का समझा गया। तो अब रीज़न की फ़िलॉसफ़ी पर बात कर लेते हैं आज। थोड़ी-सी बात कर लेंगे, ज़्यादा नहीं, और उसके बाद फिर हम अगले लेक्चर में शुरू करेंगे गुफ्तगू को। तो रीज़न जो है रेशनलिस्ट फ़िलॉसफ़र्स के लिए सबसे अहम था। वो उसमें चूँकि वो अहम था, तो उसमें किसी भी किस्म की रेशनलिस्ट फ़िलॉसफ़र बड़े बड़े फंडामेंटल अंदाज़ में रीज़न के हवाले से सोचते थे। उनके पास से कोई डाउट, कोई स्केप्टिसिज़्म अबाउट द रीज़न उसको नहीं वो करेंगे। बिल्कुल ये रेशनल फ़िलॉसफ़ी की बुनियादी बात थी कि रेशनलिज़्म जेन्युइन नॉलेज जो है, जो जेन्युइन नॉलेज है, क्योंकि सोर्स ऑफ नॉलेज की हम बात कर रहे हैं, नॉलेज की लिमिटेशन की बात कर रहे हैं, या नॉलेज की काइंड्स की बात कर रहे हैं, या नॉलेज के टाइप्स की बात कर रहे हैं, जो जेन्युइन नॉलेज है, क्योंकि साइंटिफिक नॉलेज है, वो जेन्युइन नॉलेज जो है वो बिल्कुल यूनिवर्सल जजमेंट के साथ हासिल होगी रेशनलिज्म के अंदर, या फिर बिल्कुल जो नेसेसरी जजमेंट है उससे हासिल होगी। और जो ये जो नॉलेज होगी, इसका कोई सेंस ऑफ परसेप्शन से कोई ताल्लुक नहीं होगा, बल्कि इसका ताल्लुक सरासर थॉट से और रीजन से होगा। रीजन जो होगा वो बहुत रेशनल होना चाहिए। और वो कहते थे, जो रेशनलिस्ट फिलोसफर्स थे, रीजन जो है वो इटसेल्फ एक बड़ा कॉम्प्लेक्स और एक रैशनल सा एलिमेंट है, जो ह्यूमन ब्रेन से ड्राइव होता है। यानी इन्होंने ये नोशन दिया था ऐसा, कि ये एक रीजन जो है बड़ा एक इनेट कॉन्सेप्ट है, जो सिर्फ ब्रेन से डेवलप होता है, जो सिर्फ ह्यूमंस में होता है, एनिमल्स में नहीं होता। तो सोचने वाला जो जानवर है वो इंसान है। आई थिंक देयरफॉर आई एम। जो जानवर सोचता नहीं है वो इंसान नहीं है। जो सिर्फ और सिर्फ एज इट इज के फलसफे के ऊपर है कि जैसा मिला उसको ले लिया जाए, वो एनिमल की तरह फॉलो कर रहा है, वो इंसान की तरह फॉलो नहीं कर रहा है। इसीलिए रेने डिकार्ड ने कहा था कि रीजन जो है या लॉजिक जो है वो उसका ताल्लुक जो है सोच जो है, आई थिंक देयरफॉर आई एम, इंसान का तस्वुर ही सोच से बनता है। रेशनलिज्म के अंदर जो 3 बड़े फिलोसफर्स हमको मिलते हैं, उनमें रेने डेकार्ड एक हैं। रेने डेकार्ड 1596 में पैदा हुए थे, छोटी उम्र थी उनकी, 1650 में उनकी डेथ हो गई थी, 54 साल की थे। उसके बाद हमें दूसरा बड़ा नाम, जैसे मैंने बताया, स्पिनोज़ा का है। स्पिनोज़ा जो है वो भी बहुत कम उम्र ही में ही चले गए थे, 1632 में आए थे, पैदा हुए थे, और 1677 में उनकी डेथ हो गई थी। और लेबनीज़ जो थे वो 1646 में 1646 में पैदा हुए थे, और 1716 यानी 1716 में उनकी डेथ हो गई। तो ये 3 बड़े फिलोसफर्स हैं जो बुनियादी फिलोसफर हैं रेशनलिस्ट फिलोसफी के हवाले से। रेने डिकार्ड को खासतौर पर देख लीजिए कि रेने डिकार्ड जो थे उनको हम अरस्तू के बाद सबसे अहम फिलोसफर कहते हैं। वो ही इज़ द फादर ऑफ फिलोसफी कहते हैं। उन्होंने हमें बताया, जैसा कि अभी हमने बात की, कि रेशनलिज्म के हवाले से कि रीज़न को किस तरह से इस्तेमाल किया जाए ताकि हम फिलोसफिकल ट्रुथ तक पहुंच सकें, किस तरह से एक डिस्टिंक्ट और किस तरह से एक बहुत ही क्लियर नॉलेज हासिल की जाए। उन्होंने कार्टेशियन फिलॉसफी का कॉन्सेप्ट दिया था। मसलन वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं he thinks कि nothing should be presumed which is not self evident or indubitable। यानी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि हमें कोई भी ऐसी बात प्रिज्यूम ही नहीं करनी चाहिए जो जिसका ताल्लुक सेल्फ एविडेंस या इंडिबिलिटी से ना हो। अच्छा, इंडिबिलिटी से मतलब क्या है? इंडिबिलिटी से मतलब यह है कि नॉलेज जो है शुड हैव अ वेरी वेरी सॉलिड फाउंडेशन। उसमें कोई स्केप्टिसिज्म नहीं होगा, उसमें कोई चीज़ लिमिटेड या बाउंड नहीं होगी किसी भी हवाले से। कंप्लीटली फ्री होगी, कंप्लीटली नेकेड होगी, नॉलेज कंप्लीटली क्लियर होगी, कंप्लीटली प्रिसाइज होगी, एब्सोल्युटली सर्टेन होगी। किसी भी किस्म के शुबे की कोई ज़रा सी भी गुंजाइश नहीं होगी नॉलेज के हवाले से। तो ये रेने डिकार्ड की कार्टेशियन फिलॉसफी के हवाले से थी। वो कहते थे कि नॉलेज में या रीज़न के अंदर जो चीज़ बेसिक कोर है वो मैथमेटिकल थिंकिंग है, क्योंकि मैथमेटिकल थिंकिंग किसी भी किस्म की फैक्चुअल वर्ल्ड को कंसीडर ही नहीं करती, मैथमेटिक्स नहीं लेती है। मैथमेटिक्स जो है वो बिल्कुल इम्प्रेसिबल होती है, जैसे ज्योमेट्री होती है, इम्प्रेसिबल होती है। उसमें जो जो कुछ भी होता है वो इंट्यूशन बेस्ड होता है, उसमें जो कुछ भी होता है वो डिडक्शन बेस्ड होता है, उसमें किसी भी किस्म के शुबे की कोई गुंजाइश नहीं होती है। आप देखिए मैथमेटिक्स कितनी क्लियर होती है, फिजिकल लॉस कितने क्लियर होते हैं, इसमें किसी भी किस्म का कोई डाउट, कोई स्केप्टिसिज्म की कोई जगह नहीं है। तो वो कहते हैं
रेने डेकार्ट जो है उन्होंने बड़ा फिलोसफिकल जो रीज़न के लिए या नॉलेज की जो बेसिक इनेट एलिमेंट है उसके लिए बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव एटीट्यूड इख्तियार किया उन्होंने। उसमें नेचुरल साइंसेस को, उसमें मैकेनिक्स को, उसमें मोरल्स को और उसमें मेटाफिजिक्स को जोड़कर एक पूरा का पूरा एक कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रक्चर डेवलप किया रेने डेकार्ट ने। रेने डेकार्ट ने बहुत प्रिसाइजली काम किया। वो कहते हैं कि एक सवाल उठाया कि हाउ टू अराइव अ फंडामेंटल बिलीफ है। तो उन्होंने इसका जवाब दिया कि इसका 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 जवाब सिर्फ और सिर्फ मेथोडोलॉजिकल स्केप्टिसिज्म से ही आ सकता है। मेथोडोलॉजिकल स्केप्टिसिज्म से मुराद क्या थी उनकी? वो कह रहे थे कि हमेशा, यानी वही डाउट की बात की उन्होंने, कि हमेशा चीज़ों पे पहले तो डाउट किया जाए, यानी रीज़न पर आने से पहले। नंबर वन इज द बाय द मेथड ऑफ डाउट, कि डाउट होना ज़रूरी है। यानी जो भी बिलीव है, जो भी सिस्टम है, जो भी ओल्ड नॉलेज है, जो भी पुराना निज़ाम सोचने का है, किसी भी किस्म का है, कोई भी ईमान है आपका, उसके ऊपर डाउट किया जाए। उसके बाद डाउट इन एवरीथिंग, इस तरह से डाउट किया जाए इन दैट ऑर्डर कि हत्ता कि एक पॉइंट ऐसा आ जाए कि आप सर्टेनिटी पे आ जाए। वो जो सर्टेनिटी का पॉइंट है वो फाइनल पॉइंट है, यानी उस पॉइंट तक आ जाए कि अब मजीद डाउट क्रिएट ही नहीं हो सकता, तो उसको अब आप स्टार्टिंग पॉइंट वो कहते हैं, समझिए। वो स्टार्टिंग पॉइंट उन्होंने एक वर्ल्ड ऑफ, बल्कि मैं कहूँगा एक एक विजडम का जो एक कार्डेशियन कॉन्सेप्ट दिया। उन्होंने एक ट्री ऑफ कार्डेशियन डेवलप किया। उन्होंने कहा कि कार्डेशियन ट्री जो था, जो जिसका कॉन्सेप्ट उन्होंने दिया, उन्होंने कहा कि उसका जो रूट है, उसकी जो जो जड़ें हैं, वो मेटाफिजिक्स से निकलती हैं, और उसका जो स्टेम है, जो तना है, वो फिजिक्स का बना हुआ है। और उसके बाद उन्होंने उसकी जो ब्रांचेस डेवलप की ना, वो मेडिसिन हैं, वो मैकेनिक्स हैं, वो मोरल्स हैं। तो इस तरह से उन्होंने सारी ब्रांचेस उस स्टेम और मेटाफिजिक्स से डेवलप करके के पूरा एक विजडम ट्री, एक कार्डेशियन ट्री डेवलप किया। उन्होंने कहा कि देयर इज ओनली वन काइंड ऑफ नॉलेज विच इज सर्टेन, अदर पीसेस आर मेयरली ओपिनियन। जो कुछ भी है बाकी ओपिनियन है। मसलन अगर मैं कहता हूँ कि ये लैपटॉप है, ये ब्लैक है, तो हो सकता है कि उन्होंने कहा कि ओपिनियन हो, क्योंकि किसी और को ब्लैक नज़र ना आए, हो सकता है मेरी नज़र कमज़ोर हो सकता है कमरे में लाइट कम हो सकता है तो ये ओपिनियन है। मगर जो जो नॉलेज है वो इट शुड बी सर्टेन, वो प्रूव होनी चाहिए साइंटिफिक तरीक़ों से। तो इस तरह से उन्होंने एक अल्टीमेटली जो एक वन का ज़रूर वन साइंस का कॉन्सेप्ट दिया। उन्होंने कहा कि सारी ब्रांचेस जो हैं वो अल्टीमेटली एक उसमें आके मिलती हैं। और इस तरह से डिकार्ड ने जो है डिकार्ड की जो किताब थी डिस्कोर्स ऑन मेथड उसका नाम था, उसमें उन्होंने रीजंस के बारे में बड़ी क्लियर कट बात लिखी। उन्होंने कहा कि रीजन इज द मोस्ट इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड थिंग इन द वर्ल्ड। रीजन सारी दुनिया में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हुआ है तमाम इंसानों को। ऐसा नहीं कि किसी को कम मिला है, किसी को ज़्यादा मिला है, सबका दिमाग रीज़न है सबके पास। रीज़न जो है इस द उन्होंने कहा गुड सेंस है, कि रीज़न एक गुड सेंस है, कि एक एबिलिटी है जिससे आप जज कर सकते हैं, जिसके ज़रिए से आप फॉल्स और ट्रू को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है तमाम इंसानों में। हाँ, ये अलग बात है कि कुछ इंसान इसको एम्प्लॉय करते हैं, कुछ नहीं करते हैं, वो एक अलग बात है। जो एम्प्लॉय नहीं करते हैं, इट्स मोर लाइक वो ह्यूमंस की तरह नहीं है, सोचते नहीं है, वो एनिमल्स की तरह फॉलो कर रहे हैं। इसी तरह उन्होंने कहा कि यही यानी क्लियर कट कहा उन्होंने कि एनिमल्स आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ रीजंस। तो उन्होंने कहा कि ये इंटायरली सब में मौजूद है। तो मेरा ख्याल है कि आज हम इतना ही रखते हैं, क्योंकि बात बढ़ती चली जाएगी, तवील हो जाएगी, और हमें अभी रेने डेकार्ट पर और भी बात करनी है, और उसके बाद फिर हमें स्पिनोज़ा पर और फिर लेबनीज़ पर बात करनी है। तो इस तरह से हम एक बुनियादी फ़लसफ़े को, नेशनलिज़्म को समझ लेंगे, और फिर एक के बाद एक दूसरे फ़िलॉसफ़र्स में शामिल होते चले जाएँगे, और यूँ बात आगे बढ़ती चली जाएगी। तो मेरा ख्याल है कि अब हम यहाँ पर रोक लेते हैं, और फिर मैं कुछ 1 हफ़्ते के बाद आता हूँ, और फिर हम इस फ़िलॉसफ़ी को आगे पढ़ लेते हैं। अब तक के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू।